हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के अकॉर्डिंग जियोग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 62 हल करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों आज हम लोगों का लाइव सेशन नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसको थोड़ा-सा रिवीजन के माध्यम से प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यह जियोग्राफी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2016 में, ठीक है, 2016 में दोस्तों सभी प्रश्न ये पूछे गए थे। तो आप लोग इस प्रैक्टिस को जो है रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हम रिवीजन छोड़ देते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो प्रश्न हमको बहुत दिन हो गए होते हैं वह कभी-कभी गलत हो जाते हैं। तो आइए रिवीजन के तौर पे हम लोग 2016 का जो है पेपर हम लोग हल करने वाले हैं जियोग्राफी में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का हम लोग जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 62। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए पहला प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने एक बार इस प्रैक्टिस को कह सकते हैं कि यानी कि इस पेपर को ज़रूर से एक बार हल किया होगा। तो आप इस प्रश्न को देखे भी होंगे और कहीं न कहीं इसे प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप लोगों ने हल किया होगा। तो पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो कुछ उपग्रह दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये किसके उपग्रह हैं। क्या-क्या दिए गए हैं? जेनस, टाइटन, हाइपेरियन। तो ये किसके उपग्रह हैं? ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, वरुण, शनि, मंगल। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसके लिए जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, याद रखिएगा फर्स्ट का यदि देखें दोस्तों तो ये आपका जो हो जाएगा शनि, ठीक है? शनि की ये दोस्तों उपग्रह है जेनस, टाइटन, हाइपेरियन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन सी शनि राइट आंसर होगा। इसी के ये सब उपग्रह हैं जेनस, टाइटन, हाइपेरियन। अगला प्रश्न देखिए है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन-सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि वलित पर्वत नहीं है दोस्तों, ठीक है? एक बार रिवीजन के तौर पे आप ज़रूर से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन-सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत आप लोग जानते हैं, ठीक है? इन्हें मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो क्या आंसर होगा? नहीं में दिया है, ऑप्शन है आपके पास एंडीज़, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट, आल्प्स। तो दोस्तों इसका यदि राइट आंसर देखा जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट इसमें से दोस्तों यह जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि किस प्रकार का है तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। किस प्रकार का है? ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह अलग है, और जो आपका है एक जर्मनी में है दोस्तों, ठीक है? जर्मनी में दोस्तों है आपका ब्लैक पर्वत, ठीक है? ब्लैक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट अलग है और एक है आपका जो है ब्लैक पर्वत। तो दोस्तों ब्लैक पर्वत जो है ये यूएसए में है, ठीक है? कहाँ पर है? यूएसए में, याद रखिएगा। दोस्तों ऑप्शन क्या हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये केवल ब्लैक पर्वत होता तो याद रखिएगा ब्लैक पर्वत जो है यह गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है जो कि आपके यूएसए में पड़ता है। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह जर्मनी का है, जो कि ये किसका उदाहरण है? तो ये कह सकते हैं कि ब्लैक पर्वत या हार्स पर्वत का ये उदाहरण है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए ये 3 प्रश्न कह रहा है कि यूराल पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत है? यूराल पर्वत दोस्तों आपको बताना है यह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? नवीन वलित, जटिल वलित, सरल वलित या प्राचीन वलित? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। यूराल पर्वत जो है यह काफ़ी प्राचीन है, तो इसे हम किससे के अंतर रखेंगे? प्राचीन वलित पर्वत के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों यदि हम इसका निर्माण देखें दोस्तों तो लगभग आपका कह सकते हैं 250 से लेकर 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसलिए इसे प्राचीन वलित पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, किसे? यूराल पर्वत को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 4। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण जो अपरदन है, ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पवन, हिमानी, भूमिगत जल या प्रवाहित जल? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि जो लोग इस प्रश्न को नहीं कर पाए तो समझिए कि थोड़ी आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है। ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रवाहित, ठीक है? याद रखिएगा 4 के लिए क्या आंसर हो जाएगा? प्रवाहित जल जो है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का यह कारक माना जाता है, ठीक है? बिल्कुल, तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण जो अपरदन का कारण होता है वह क्या होता है? प्रवाहित जल होता है। वहीं यदि हम देखें जो है पवन शुष्क प्रदेशों में, हिमाच्छादित प्रदेशों में,
भूमिगत जल जो है पृथ्वी की सतह के नीचे अपर्दन करते हैं और प्रवाहित जल जो है ये पृथ्वी की सतह पर करते हैं यानी कि ऊपर। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 5 प्रश्न कह रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों आपको बताना है ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे आना है। तो इसके अनुसार देखा जाए जो सीमा है, ठीक है, सीमा की बात किया है, ठीक है, मंडलों की बात नहीं किया है, सीमा की बात किया है। तो क्या सही क्रम होगा, यह प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर से हम लोग देखते हैं तो आपका ट्रोपोपाज हो जाएगा, स्ट्रेटोपाज हो जाएगा, मेसोपाज हो जाएगा और मैग्नेटोपाज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या होगा, बीज, ठीक है, बी राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 6 प्रश्न क्या कह रहा है कि ओजोन गैस अधिकता है, ठीक है। तो ओजोन गैस की अधिकता दोस्तों यह किसके किसके मध्य है। पहला दिया गया है 20 से 30 किलोमीटर के मध्य, दूसरा है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, तीसरा है 30 से 35 किलोमीटर के मध्य और चौथा दिया गया है 10 से 40 किलोमीटर के मध्य। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप लोग जानते हैं कि ओजोन गैस कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन गैस कहाँ पे पाई जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि समताप मंडल में पाई जाती है और 20 से 30 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 7 प्रश्न है कि सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम होने की दर है। तो दोस्तों ये इसमें आप पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पहला दिया गया है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर पे, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है इसके नीचे के वह ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो इनमें से ये सभी गलत है, बाकी जो हम लोगों का पहला था वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8 प्रश्न कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी का औसत अल्बीडो। अल्बीडो क्या होता है दोस्तों, अल्बीडो ऐसा होता है कि जो सौर सूर्य की जो किरणें आती हैं बिना धरती पे कह सकते हैं कि आई वह क्या होती हैं वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, ऐसी किरणों को हम लोग अल्बीडो कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया गया है 25, 30, 35, 40, क्या आंसर होगा 35, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 35। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, तो हिमाच्छादित जो प्रदेश होते हैं उनका होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 9 प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा के दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशों पर, या विषुवत रेखा के उत्तर में 5 डिग्री अक्षांशों पर, या कर्क तथा मकर रेखाओं पर। तो याद रखिएगा यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें रेखाओं के अंतर्गत, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा पे दोस्तों अधिकतम तापमान हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे आप देखते हैं कि क्या होती हैं कि हमेशा वहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक है, हमेशा बारिश होती रहती है। और वहाँ पे आप देखेंगे हरे बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं घने जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। इसलिए जो आपके 5 डिग्री आपके नॉर्थ और उत्तर का क्षेत्र है उसे एक प्रकार से कह सकते हैं वह जो क्षेत्र है काफ़ी शांत रहता है, ठीक है। इसलिए हम उसे शांत पेटी या डोलड्रम पेटी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसके लिए, ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 10 प्रश्न कह रहा है कि कौन सी पौने हल्की व निम्न दाब वाली होती है। पहला है उष्ण व संतृप्त, दूसरा दिया गया है उष्ण व शुष्क, तीसरा है ठंडी व शुष्क और चौथा दिया गया है ध्रुवी पवने। तो याद रखिएगा हल्की और न्यून, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि हल्की पवनें वे होती हैं जो गर्म होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें हम लोगों का क्या बनेगा, उष्ण व शुष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उष्ण व शुष्क जो पवनें होती हैं वह क्या होती हैं, एक प्रकार से गर्म पवनें होती हैं और गर्म पवनें क्या होती हैं, हल्की होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों उष्ण एवं शुष्क पवनें हल्की और निम्न दाब वाली होती हैं, जबकि वहीं पे उष्ण और संतृप्त जो होती है दोस्तों यह भारी ठीक होती हैं, और ठंडी एवं शुष्क जो होती हैं ये कह सकते हैं अधिक दाब वाली होती हैं, ठीक है। तो ध्रुवी पवनें शीतल पवनें होती हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ध्रुवी जो पवनें होती हैं वह शीतल होती हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 11 प्रश्न कह रहा है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 3214 मतलब 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, दूसरा है आपका 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, तीसरा दिया गया है
3,314 किलोमीटर तथा 2,933 किलोमीटर, या 3,314 किलोमीटर और 2,970 किलोमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न था और इसका जो आंसर बनेगा 3,214 किलोमीटर एवं 2,933 किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा उत्तर दक्षिण इसका विस्तार, ठीक है, उत्तर दक्षिण और इसका पूर्व पश्चिम विस्तार हो जाएगा भारत का। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों शिव समुद्रम जो प्रपात है यह किस नदी पे है? तो यह शरावती नदी पे है। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा धुआंधार जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर से दीजिएगा कि धुआंधार जलप्रपात यह किस नदी पे है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी जलवायु प्रदेश है जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है? विषुवत रेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागर या पश्चिम यूरोप तुल्य? तो इसका आंसर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था दोस्तों कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश होते हैं दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे वर्ष भर जो है बारिश होती है। ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर आप देखेंगे तो वहाँ दोपहर को 2 बजे वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर आप देखेंगे तो दोपहर के 2 बजे वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 14 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही मेल नहीं है इसमें से। यहाँ पे कुछ आपके, ठीक है, चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, बताइएगा। टाइफून दिया है चीन, ठीक है, टॉर्नेडो है संयुक्त राज्य अमेरिका, विली विली वेस्ट इंडीज दिया है, हरिकेन जो है कैरिबियन सागर दिया है, और जो सुमेलित नहीं की बात किया है तो ये दोस्तों विली विली वेस्ट इंडीज नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न करें, सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है? दोस्तों सागरों में अधिकतम लवणता की बात किया जाए तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो है सागरों में लवणता अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग आप देखेंगे तो यहाँ 36, ठीक है, 36% जो है आपको लवणता यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए ये 16। प्रश्न करें, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको सुमेलित नहीं बताना है। पहला है चैलेंजर, उत्तरी प्रशांत महासागर दिया है, ये गर्त है, ठीक है। चैलेंजर दिया है उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा उत्तरी हिंद महासागर, और वाल्डिविया दिया है दक्षिणी प्रशांत महासागर। दोस्तों यही गलत है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाल्डिविया गर्त जो है दोस्तों ये हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में नहीं। तो कहाँ पर है? हिंद महासागर में होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न कह रहा है कि कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? दोस्तों कनारी धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है? अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट, ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट या अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट? बिल्कुल अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट दोस्तों ये कनारी धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या आंसर बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा जब प्रवाहित होती है नॉर्वे की तरफ जाती है तो जो आपका कह सकते हैं एक द्वीप है, वहीं द्वीप से ये जो है 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कनारी की धारा, ठीक है, एक रेनल की धारा में ये बढ़ जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कनारी जो धारा है यह ठंडी है या गर्म जलधारा है? आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर से बताइए। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न करें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की बात किया है दोस्तों, ठीक है, तो नहीं की बात दोस्तों किया है तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेब्राडोर की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर दिया, फाकलैंड की धारा दिया है दक्षिणी अटलांटिक, और लेब्राडोर की धारा जो दिया है उत्तरी प्रशांत, मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर दिया है। तो 18 का देखा जाए दोस्तों तो लेब्राडोर की धारा उत्तरी प्रशांत नहीं बल्कि कह सकते हैं अंध महासागर कहिए या अटलांटिक महासागर कहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, लेब्राडोर की धारा, ठीक है। तो याद रखिएगा लेब्राडोर की धारा जो है अंध महासागर में है दोस्तों, ठीक है, या ऑप्शन में ये अटलांटिक रहे तो भी आप कर सकते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 19। प्रश्न कह रहा है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति कहते हैं, वियुति कहते हैं, सिजकी कहते हैं, या इनमें से कोई? और आप लोग जानते हैं कि जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। कौन सी अवस्था? सिजगी की अवस्था, यानी तीनों एक सीध में हो चुके हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 19 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर भारत की बात किया है और भी शीतकालीन यानी कि ठंडी के समय जो है वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लौटता हुआ
मानसून से या पश्चिम से आने वाले चक्रवात से। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और 20 के लिए दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो उत्तरी भारत है यहाँ पे शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिम से आने वाली जो है चक्रवात इनसे होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे जो यह चक्रवात आते हैं यह भूमध्य सागर और या तो कह सकते हैं अरब सागर से जो उठते हैं चक्रवात, यही आकर जो है आपके उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 21 प्रश्न करा है, निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? गर्म धारा है, ये प्रश्न है। ब्राजील की धारा दिया है, कनारी की धारा दिया है, पेरुवियन की धारा दिया है, बेगुला की धारा दिया है। दोस्तों मैंने इससे पहले पूछा था कि कनारी की धारा किस प्रकार की धारा है। यदि आप लोगों ने उसका कमेंट में आंसर नहीं दिया है तो अभी पता चल जाएगा कि यह किस प्रकार की धारा है। तो 21 के लिए दोस्तों ब्राजील की धारा जो है एक प्रकार की जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, एक प्रकार की गर्म जलधारा है। तो मतलब गर्म ये हो गई, तो कनारी क्या हो गई? ठंडी जलधारा हो गई। ठीक है, क्या है? कनारी जो है ठंडी जलधारा हो गई। याद रखिएगा, ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है आपका ये 22 प्रश्न का है, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट से संबंधित आपकी जियोग्राफी में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ये आपको स्टेटमेंट याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ऑप्शन आपके क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है कोल का स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो बनेगा बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 23 प्रश्न करा है, जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय है। तो दोस्तों जीवमंडल शब्द का व्यापक दिया है। ठीक है, सर्वप्रथम की बात नहीं किया है, यहाँ पे व्यापक की बात किया है। व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा, व्यापक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पे वर्नाड्सकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ठीक है, व्यापक स्तर पे इन्होंने प्रयोग किया जीवमंडल शब्द को। अगला प्रश्न है ये है क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न करा है, पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है। किसे जाता है? पादप विसरण को जाता है, पादप आक्रमण को जाता है, पादप अनुक्रमण को जाता है या पादप समुदाय को जाता है। 24 नंबर का ये प्रश्न है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो पादप जातियां हैं इनके कह सकते हैं व्यापक वितरण का श्रेय जो है पादप विसरण को जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ये है क्वेश्चन नंबर 25 प्रश्न कर रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यदि देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो विश्व में कुल जो है जीवों की संख्या तो 3 है। कितनी है? 3 है। ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है? टुंड्रा जीनोम है। ठीक है, कौन कौन से? टुंड्रा जीनोम है, शीतोष्ण कटिबंधीय जीनोम है और उष्ण कटिबंधीय जीनोम। ठीक है, फिर से याद रखिए, टुंड्रा जीनोम, शीतोष्ण कटिबंधीय जीनोम, उष्ण कटिबंधीय जीनोम, तो 3 है टोटल यदि हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके पास ये 26 प्रश्न कह रहा है, मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है कौन सा क्षेत्र? टुंड्रा जीवोम, विषुवत रेखीय वन जीवोम, मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम या बोरियल जीवोम। तो दोस्तों यदि मानवीय क्रियाकलापों से देखें तो सबसे ज्यादा जो आपका मध्य अक्षांशीय घास भूमि का जीवोम है ये सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से। आप लोग जानते हैं फ्रेडरिक रेडजेल मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न करें कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है? तो सभी लोगों को पता है कि यदि वर्तमान में प्रचलित विचारधारा देखा जाए मानव भूगोल में तो वह नवनिश्चयवाद है। क्या है? नवनिश्चयवाद है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा संभववाद जो यह शब्द है सर्वप्रथम इसे किसने दिया था? संभववाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? कमेंट करके जरूर से बताइए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 29 प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का सबसे पहला, ये कह सकते हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, आप लोग बताइए भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन या ग्रेट निकोबार। तो याद रखिएगा नीलगिरी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये नीलगिरी में स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका
30 प्रश्न कह रहा है कि विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है। इस प्रश्न को तो हम लोगों ने कई बार किया है, तो मथुरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विपणन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला जो है यह आपकी मथुरा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो नियतिवादी जो विचारधारा का समर्थक नहीं है दोस्तों कौन है, तो बड़े आसानी से आप लोग देख सकते हैं, ब्लास राइट आंसर हो जाएंगे। ब्लास जो है एक संभववादी विचारधारा के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? ठीक है, ब्लास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 32 प्रश्न कह रहा है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है। सबसे अधिक प्रभावशाली मानव को प्रभावित कौन करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जलवायु जो है यह मानव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में है। तो ऑप्शन क्या होगा, जलवायु। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है। तो प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए दोस्तों, ये इकोनॉमिक में भी पूछा जाता है और जियोग्राफी में भी पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय जो दोस्तों यह अनुकूलतम जनसंख्या द्वारा होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी 33 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए ये 34 प्रश्न करें, सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी, 34। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ देता हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ठीक है ये प्रश्न है जो बहुत आसान है और आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी एक प्रजाति हैं। ठीक ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई थी। चलिए इसको हमने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। दोस्तों मंगोलाइड प्रजाति की कह सकते हैं विशेषता जो है उसका पीत वर्ण है, उसका रंग जो है पीत वर्ण है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो उसका वर्ण है पीत है, इसलिए यह उसे अन्य प्रजातियों से अलग कर देती है। किसको, मंगोलाइड को। तो थर्ड यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्रजाति के घर क्राल कहलाते हैं। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न है 36 के लिए। और 36 का जो राइट आंसर बनेगा इसमें आपका मसाई करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मसाई। इनका जो घर होता है उसे क्राल कहा जाता है। इग्लू, इग्लू आप लोग बताइएगा दोस्तों, इग्लू जो है ठीक है, जो इग्लू होता है यह किसका घर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जो मैं पूछ रहा हूँ उसे जरूर से लिखा करें आप लोग, ठीक है, कमेंट में लिखा करें ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे चीजें। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सेमांग दिया है, मलेशिया, किर्गिज दिया है, मध्य यूरोप, मसाई दिया है, पूर्वी अफ्रीका और बुशमैन दिया है कालाहारी मरुस्थल। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किर्गिज, ठीक है, किर्गिज जो है दोस्तों यह आपके मध्य यूरोप नहीं बल्कि मध्य एशिया होना चाहिए था, यानी कि किर्गिजिस्तान होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 38 प्रश्न का है, नगरी गांव प्रायः पाए जाते हैं। दोस्तों नगरी गांव मतलब इस प्रकार के गांव जो नगर के आकार के होते हैं, नगर की सुविधाएं उसमें मिलती हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है ये आपको आने चाहिए। तो 38 के लिए राइट आंसर बनेगा यूएसए। ठीक है, यूएसए में नगरी गांव जो है प्राय देखने को मिलते हैं। तो थर्ड का सॉरी ये 38 का जो आंसर बनेगा सी यानी कि यूएसए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न करा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। तो भिलाई आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, औद्योगिक नगर है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग दोस्तों कि भिलाई जो है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से हुई है। भिलाई जो है ठीक है, वहाँ पे जो कह सकते हैं लौह इस्पात का विकास किया गया, उसकी जो स्थापना की गई वह किस देश के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न करें, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं, तो 6 हैं। ठीक है, कितने हैं, 6। तो याद रखिएगा जनसंख्या के आधार पर इनको रखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए ये 41 प्रश्न है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे। तो गंगा यमुना का जो क्षेत्र मैदानी क्षेत्र दोस्तों, वहाँ पे जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, याद रखिए ग्रामीण अधिवास की बात की गई है, तो किस प्रकार के होंगे, तो नाभिक के प्रकार के होंगे। तो किस प्रकार के, नाभिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह कथन किसने कहा? मतलब यह स्टेटमेंट किसका है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह ब्लास का स्टेटमेंट था। किसका था? ब्लास का था। ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 43 प्रश्न करा है। शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हार्पून हार्पून कौन इस्तेमाल करता था? जो कह सकते हैं जो मांस वगैरह खाते थे। तो आप लोगों को पता है कि मांस खाने वाली कौन सी जनजाति? तो एस्किमो, ठीक है। जिसे कच्चा मांस खाने वाला कहा जाता है। तो ऑप्शन जो बनेगा एस्किमो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हार्पून से ये शिकार वगैरह करते थे। तो ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा 43 के लिए। क्या होगा? 43 के लिए आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 44 प्रश्न कह रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत जो चावल होता है वह किस नाम से जाना जाता है? जेपोनिका, इंडिका, औस या अमन? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चावल का उत्पादन होता है उससे इंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिका कहते हैं, ठीक है। क्या? इंडिका, याद रखिएगा। 45 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न देखिए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? रोटी की, ठीक है, विश्व की रोटी की टोकरी अमेरिका का ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया का क्षेत्र है। कौन सा? कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है 46 प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस किस्म का कावा उगाया जाता है? हालांकि भारत में दोस्तों कई प्रकार के कावा उगाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर देखेंगे तो अरेबिका, ठीक है, अरेबिका, ठीक है। रोबोस्टा भी आता है दोस्तों अरेबिका के, ठीक है, अरेबिका भी आता है। तो लेकिन ऑप्शन में हमारा अरेबिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है ये आपका 47 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का जन्मदाता ये नहीं कि भारत में हरित क्रांति का पूछा है तो नॉर्मन ई बोरलाग हो जाएंगे, ठीक है। यदि भारत में पूछता है तो एमएस स्वामीनाथन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा विश्व की बात की गई है, केवल पूछा है कृषि क्षेत्र में तो नॉर्मन ई बोरलाग। 48 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व में 65% यानी कि 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो वो चाबी वाला आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, ट्रिक। तो याद रखिएगा चीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 49 प्रश्न, स्वेज नहर मिलाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। स्वेज नहर दोस्तों लाल सागर भूमध्य सागर को मिलाती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को, या भूमध्य सागर लाल सागर को। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 50 प्रश्न कर है, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? बड़ा आसान प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। 50 के लिए क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में भी दिया करें। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है? विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, इसे भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। क्या आंसर होगा? मैं दो को मैं काट देता हूँ, ठीक है, दो को काट देता हूँ, बाकी दो मैं छोड़ता हूँ। एक न्यूयॉर्क को छोड़ता हूँ, एक सिंगापुर को छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। बाकी जो आप लोगों को नहीं पता होगा मैं नेक्स्ट डे में इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो वैसे आने चाहिए ये छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं की बात किया है, सुमेलित नहीं। तो भाई दिया पहला कि पृथ्वी 365.2 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। दूसरा मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। नहीं, तो यही गलत हो गया दोस्तों। मंगल जो है 525 दिन में परिक्रमा नहीं करता है, ठीक है। कितने दिन में करता है दोस्तों? मंगल जो है 687, ठीक है, कितना? 687 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हम लोगों का? बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 53 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है। पहला जो दिया है पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो पहला ही गलत हो गया दोस्तों। 20 दशमलव नहीं है, 14 दशमलव कुछ है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला ही गलत हो गया। ऑप्शन जो बनेगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वी की दूरी जो है यदि सूर्य से देखा जाए तो 14 दशमलव पॉइंट में आप देखेंगे तो शायद 14.9 करीब है, ठीक है, ठीक है, इतना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? जो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। चलिए, तो बाकी के ऑप्शन नीचे थे, चलिए कोई ज़रूरत नहीं उस ऑप्शन की। प्रश्न 54 है कि हैली, गेल तथा विल्सन क्या है? हैली, गेल और विल्सन ये क्या चीज़ें हैं?
उल्का है, धूमकेतु हैं, उपग्रह हैं या क्षुद्र ग्रह हैं? तो दोस्तों ये धूमकेतु हैं। हैली, गेल और विल्सन जो है धूमकेतु हैं। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा 54 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 प्रश्न करें, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं? कितना छोटा प्रश्न, कक्षा 8 का प्रश्न आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं कि शुक्र। ठीक है, हमेशा आप जो देखते हैं शाम को देखते हैं बड़े चमकीले रूप में। ठीक है भाई साहब, तो ऑप्शन जो बनेगा ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। तो पश्चिम में जो आपको दिखता है जो चमकीला तारा वही है शुक्र। ठीक है, भोजपुरी में शुक्वा कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 56 प्रश्न करा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? हवाई द्वीप, कुक द्वीप, सेंटा क्रूज द्वीप या फिजी द्वीप? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये फिजी द्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, इसके नज़दीक से ये गुजरती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि छोटा प्रश्न है इसी से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, कितने डिग्री को कहा जाता है, कितने अक्षांशों को कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 57 प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं, यानी पृथ्वी की धरातल पर की बात की गई दोस्तों, तो सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी है? तो अवसादी है। ठीक है, अवसादी है, लगभग 75% यही शैलें आपको देखने को मिलती है, अवसादी। ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 57 के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए ये 58 प्रश्न का, हीरे का मौलिक रूप है, यानी कि हीरा जब बनाया जाता है, हीरा पहले ही से हीरा के रूप में नहीं रहता है, वह किसी और रूप में होता है उस, ठीक है, तो उसके बाद में हीरे के रूप में निकाल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कोयला, ठीक है, मौलिक कोयला से ही हीरा बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो कोयला जो है दोस्तों इसी से हीरा बनाया जाता है, तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 59 प्रश्न करें, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? बड़ा आसान प्रश्न है। ऐसी जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, कोयला वगैरह इसमें से मिलते हैं, तेल वगैरह आते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 60 प्रश्न कह रहा है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर, अधिकतर लोग कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं, भूमध्य सागर को कह देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रशांत महासागर के चारों ओर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या ज्वालामुखी दिखते हैं, और एक कह सकते हैं कि एक वलयाकार वहाँ पे आपको जो है आकृति देखने को मिल जाती है, इसीलिए वहाँ पे क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? रिंग ऑफ फायर। तो कहाँ पे? प्रशांत महासागर के चारों ओर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत से ज्वालामुखी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए ये 61 प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं यानी कि आपको गलत वाला ढूंढना है। तो कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और द्वीप दिए गए हैं, यानी स्थान भी कुछ दिए गए हैं। स्ट्राम्बोली दिया है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सिसली दिया है, वल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप दिया है, पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप दिया है, और विश्वियस ज्वालामुखी इटली दिया है। तो गलत वाला ढूंढना था 61 के लिए दोस्तों, तो याद रखिएगा पिलियन ज्वालामुखी दोस्तों हवाई द्वीप पर नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हवाई द्वीप पे नहीं बल्कि मार्टिनिक द्वीप पे, ठीक है, जल्द ही मैंने इससे प्रैक्टिस सेट में कराया भी था। ठीक है, तो पिलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है? मार्टिनिक द्वीप पे हमको देखने को मिलते हैं इसके उदाहरण, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 प्रश्न करें, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी, सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दें, 62 का यदि देखा जाए तो एकांक गुआ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एकांक गुआ है। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ। यदि इसकी ऊंचाई हम लोग देखें तो 6962 मीटर लगभग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए 63 और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है कि शीत प्रदेशों में निम्नांकित में से ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्राय क्रियाशील नहीं रहता? तो शीत प्रदेश, ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहां पर जो है ऋतु, ठीक है, ऋतु अपक्षय का कौन सा प्रकार प्राय क्रियाशील नहीं रहते हैं? भौतिक, जैविक, रासायनिक या ये सभी? ज्यादातर जो लोग इसमें दोस्तों नहीं पता होता तो तुक्का क्या मारेंगे? ये सभी मारेंगे, लेकिन आंसर जो होगा जैविक। ठीक है, जैविक जो है दोस्तों जो है कहते हैं कि क्रियाशील नहीं रहते, ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आपका 2016 में जो पेपर हुआ था दोस्तों ज्योग्राफी का, ये इसे हम लोगों ने किया। ठीक है, टीएसटी में प्रीवियस ईयर का प्रश्न था दोस्तों, रिवीजन के तौर पे मैंने ये आप लोगों को एक वीडियो अपलोडेड फॉर्म में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।